स्टूडेंट्स, आज हम सेल कल्चर में सेल प्रोलिफरेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या है ये, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट सेल प्रोलिफरेशन। व्हाट इज सेल प्रोलिफरेशन? क्या है ये? इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे कि सेल ग्रो होती है, डिवाइड होती है और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। जो सेल प्रोलिफरेशन है वो लीड करता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन सेल नंबर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रैपिड मैकेनिज्म है टिश्यू ग्रोथ के लिए। सेल प्रोलिफरेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि सेल ग्रो भी हो और सेल का डिवीजन भी हो, दोनों ही सिंक्रोनाइजेशन में हो, क्योंकि जो एवरेज जो साइज ऑफ सेल्स का वो कांस्टेंट रहता है पॉपुलेशन में। जो सेल डिवीजन है इट कैन अकर विदाउट सेल ग्रोथ प्रोड्यूसिंग मैनी स्मॉलर सेल्स, वाइल क्लीवेज जो सेल ग्रोथ होती है कैन अकर विदाउट सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस अ सिंगल लार्जर सेल। तो सेल प्रोलिफरेशन इज इक्वल टू योर सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन, दैट इज सेल प्रोलिफरेशन। अलग से सेल डिवीजन भी हो सकता है, अलग से सेल ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो दैट इज नोन एज योर सेल प्रोलिफरेशन। नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेल प्रोलिफरेशन? जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होती हैं पॉपुलेशन में, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि भी क्या रेट है सेल प्रोलिफरेशन का माइनस द रेट ऑफ सेल डेथ, मतलब कितनी सेल सर्वाइव करें। ये जो सेल साइज़ है वो डिपेंड करता है सेल ग्रोथ के ऊपर और सेल डिवीजन के ऊपर, जिसमें कि इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ सेल ग्रोथ जिससे कि प्रोडक्शन ऑफ लार्जर सेल्स इंक्रीज़ होता है, और डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ सेल डिवीजन का जिससे कि प्रोडक्शन होता है स्मॉलर सेल्स का। तो आदर यू कैन हैव लार्जर सेल्स और आदर यू कैन हैव स्मॉलर सेल्स। सेल प्रोलिफरेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है बैलेंस सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन, जिससे कि एक कॉन्स्टिटेंसी बनी रहे सेल की साइज़ में, प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन ऑफ सेल्स में। ये जो सेल प्रोलिफरेशन होता है जिसमें कि हम कहते हैं कि कंबाइन करता है सेल ग्रोथ, जिसमें कि आपको पता है कि जो सेल साइकिल होती है G1S M G2, जिससे कि डिप्लॉयड सेल प्रोजेनी आपके माइटोसिस में प्रोड्यूस होती है। तो अब अगर हम ट्रेड्स की या फीचर्स की बात करें तो सिंगल सेल जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल प्रोलिफरेशन होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है कि भी आपके न्यूट्रिएंट्स कैसे अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में, या अगर आप उसको इन विट्रो कर रहे हो तो ग्रोथ मीडिया आप कैसा प्रोवाइड कर रहे हो सेल कल्चर में। जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो प्रोसेस होता है सेल प्रोलिफरेशन का वो टाइटली कंट्रोल होता है विद जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स जो कि एनकोड करते हैं जीनोम के द्वारा, और एक्सिक्यूटेड होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के द्वारा, और उनका जो रेगुलेशन होता है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज से होता है, और इनको स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि सेल कम्युनिकेशन में होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस में। इसके अलावा जितना भी इनटेक होगा न्यूट्रिएंट्स का कोई भी एनिमल है उसके द्वारा, वो इंड्यूस करेगा सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स को जैसे कि इंसुलिन है या IGF-1 है, जो कि कंसिडर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स। और ये जो फंक्शन होते हैं वो प्रमोट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन इन सेल्स थ्रू आउट द बॉडी दैट आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। तो दीज आर द बेसिक features of cell proliferation, how is it occurring in the single cell organism and how it is occurring in multicellular organisms. So अगर हम कंपैरिजन देखें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर और ग्रोथ मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स और नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स हैं या आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं या ग्रोथ फैक्टर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम योर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। सो बेसिकली हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? G1, S, G2 एंड M फेज। G1 मतलब ग्रोथ और सिंथेसिस, S is your DNA synthesis, G2 is your preparation for division, M is your overlapping process of mitosis and cytokinesis। तो अगर हम इस सेल साइकिल का ओवरव्यू देखें, स्कीमेटिक स्केच देखें तो G1 है यहाँ। G1 मतलब सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है, S में आपके DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, F2 में फाइनल ग्रोथ और एक्टिविटी हो रही है बिफोर माइटोसिस, और यू कैन से इट इज़ मियोसिस। तो एज यू नो माइटोसिस इनकम्पासेस स्टेजेस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो एक तरह से आप देख सकते हो डायग्रामेटिक स्केच कि कोई भी जो सेल होती है उसका एक सेल साइकिल होता है, और सेल साइकिल में आपके G1, S, G2 और M फेसेस होते हैं, और ये सारी की सारी स्टेजेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सेल प्रोलिफरेशन में। अभी इंटरफेस क्या होता है जिसको हम G1 फेस कहते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये
रिकवरी होती है प्रीवियस डिवीजन से। इसमें सेल डबल करती है अपने ऑर्गेनल्स को। सेल की ग्रोथ होती है अर्थात उसका साइज इंक्रीज होता है। उसमें रॉ मटेरियल जो चाहिए होते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए, डीएनए सिंथेसिस का या डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका यहाँ पे सिंथेसिस इनिशिएट होता है। दैट इज़ योर इंटरफेस, समथिंग हैपनिंग इन बिटवीन, दैट इज़ G1 फेज। तो जो G1 फेज है वो क्या है? इट इज़ प्रिपेयरिंग द सेल फॉर अदर एक्टिविटीज़, लाइक यू हैव टू accumulate raw materials, or you have to grow in size, you have to double your organelles. That is your G1 phase. Then coming to the next phase is your S phase, which is DNA replication phase. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, ज़्यादातर डीएनए होता है। अब ये जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होगा, और जो प्रोटीन्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं डीएनए के साथ में, उनका भी सिंथेसिस यहाँ पे शुरू होता है। तो ये क्योंकि सिंथेसिस से रिलेटेड है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एस फेज। तो ये इंपॉर्टेंट फेज है एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, और ये फॉलो करता है G1 फेज को, जिसमें कि सारी आपकी तैयारियां इनिशिएट हो जाती हैं, जो कि आपके डिवीजन की सेल का प्रिपरेटरी रोल है। नेक्स्ट इज योर इंटरफेज G2 फेज। अब ये जो G2 फेज है वो क्या होगा? वो फॉलो करता है, किसको फॉलो करेगा? एस फेज को। किससे पहले आएगा? जो सेल डिवीजन आपकी शुरू होंगी, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। तो हम इसको क्या करेंगे? इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ऑनसेट ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे सेल सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स और नेसेसरी फॉर डिवीजन। जो भी आपको सेल को रिक्वायरमेंट है, अब प्रोटीन्स की आवश्यकता है जो कि सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी हैं, उनका सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो G2 फेज में यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से हम इन ए नटशेल हम देखें तो important phases are your G1, S, G2 and M phases of the cell cycle. Now हम अपने टॉपिक पे आएंगे जो सेल कल्चर में सेल प्रोलिफरेशन क्या होता है। भाई सेल प्रोलिफरेशन क्या है? बैलेंस है कि भाई सेल कैसे ग्रो करेगी, सेल कैसे डिवाइड करेगी, सेल कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी, और सेल अल्टीमेटली विल अंडरगो ए डेथ प्रोसेस। सो दिस इज़ योर नॉर्मल सेल साइकिल। नाउ ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन के लिए, चाहे वो सेल की ग्रोथ हो, चाहे वो सेल का डिवीजन हो, चाहे वो सेल का डिफ्रेंसिएशन हो। अगर इनमें से कोई भी चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा? आपके एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन, जिससे कि कोई डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। तो जब हम नॉर्मल प्रोसेस और नॉर्मल सेल साइकिल की बात करते हैं तो जो सेल प्रोलिफरेशन है इट्स प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो प्रोसेस है नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन का वो हाईली रेगुलेटेड है। उससे इंश्योर होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं बॉडी में वो वर्चुअली अनचेंज्ड होते हैं, विद द नंबर ऑफ न्यू सेल्स फाउंड बीइंग इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल डेथ्स। इन द केस ऑफ नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन, जब आपके अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सेल्स जब प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या होगा? अब आपके निर्धारित सेल बन गई। अब आपके इनहिबिटरी जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिगर करेंगे एक नेगेटिव फीडबैक को, जिससे क्या देंगे वो संदेश कि अब आप रुक जाइए, सेल को और डिवाइड मत करिए, यू हैव टू स्टॉप द रेट ऑफ सेल ग्रोथ। इससे क्या चीज़ इंश्योर होगी? जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे जो रिक्वायर्ड नंबर है। सो यू हैव ए बैलेंस्ड ऑफ सेल प्रोलिफरेशन विद योर इनहिबिटरी फैक्टर्स which are giving you a negative feedback mechanism to stop the rate of cell growth. तो ये तो कब होगा? जब आपके नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है कि भी बैलेंस करना है कि आपको कितनी बार डिवाइड करना है, कितनी बार आपको ग्रो करना है, कितनी बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। दैट इज़ ऑल इन अ वे सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज़ योर नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन। अब जीन्स जो होती हैं वो प्रोलिफरेशन की कौन कौन सी होती हैं? जो सेल्स जो होती हैं, जो लिविंग बींग्स हैं छोड़ के बोन मैरो और एपिडर्मिस को, जो हैं नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेट में होती हैं जब तक कि हम उसको स्टिमुलेट करें डिवीजन के लिए, जो कि नॉर्मल स्टेज में हो। तो हमारी बॉडी में कौन सी सेल्स वो निरंतर प्रोलिफरेट करती रहती हैं? एपिडर्मल और बोन मैरो की सेल्स। वाई ओनली बोन मैरो एंड एपिडर्मल सेल्स इज अ क्वेश्चन, बिकॉज स्किन जो है, इंटीग्यूमेंट जो है, उसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई होती है? एपिडर्मिस की। एज यू नो इट इज अंडरगोइंग वेयर एंड टेयर डेली, सो वी आर गेटिंग ए रिन्यूअल ऑफ द स्किन। दैट इज important as you have studied in your BSc final year in chordates comparative anatomy. Now bone marrow, why bone marrow? Dividing आपका रहेगा सेल्स का। बोन मैरो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है वो। नाउ देयर आर डिफरेंट जीन्स इन द बॉडी जो इंश्योर करते हैं सेल प्रोलिफरेशन को नॉर्मल फैशन में। इंपॉर्टेंट जीन्स कौन कौन सी हैं? प्रोटो ऑन्को जीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स।
नॉर्मल जो सेल प्रोलिफरेशन है उसमें नॉर्मल सेल डिवीजन होगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, वो टाइटली रेगुलेटेड स्टेप्स में होगा जिससे कि इंश्योर रहे डिवीजन ऑफ ए सेल। अब नॉर्मल जो सेल डिफ्रेंसिएशन होगा उसमें जो न्यू सेल्स फॉर्म हुई, चाहे वो डिफ्रेंशिएट होके दूसरी रूपांतरित हो जाए दूसरी कोशिकाओं में जिनमें कि दूसरे फंक्शंस होंगे या हेल्प करते हैं टिश्यू रिपेयरिंग में। जब नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन होगा तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हर स्टेप है सेल साइकिल का वो एक ऐसा डिज़ाइन हो कि नॉर्मल जो सेल है उसका ग्रोथ, डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन नॉर्मल प्रकार से हो। इंडिकेटर्स क्या होंगे कि एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन हो गया? तो प्रोलिफरेशन जो सेल्स होगा, एक्यूमुलेशन जो सेल्स का होगा बड़े ही एबनॉर्मल वे में होगा, एबनॉर्मल सेल डिफ्रेंसिएशन होगा। जो बायोलॉजी है डिवीजन की, डिफ्रेंसिएशन की या सेल डेथ की जिसको हम एपोस्टोसिस कहते हैं, वो सिमिलर है नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन में। डिफरेंस होता है प्रोसेस ऑफ रिलेशन ऑफ दीज प्रोसेसेस। ये एबनॉर्मल कंडीशन में ये प्रोसेसेस का कोई नियंत्रण ही नहीं होता, दे अंडरगो अनरेगुलेटेड बिहेवियर विच इज़ कॉजिंग एबनॉर्मेलिटीज़। अब ये एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन क्या होता है? जिससे कि फॉर्मेशन होता है न्यूप्लाज्म का, जो कि एबनॉर्मल मास है टिश्यू का, जहाँ पे कि ग्रोथ और जो डिवीजन होता है वो अनकोऑर्डिनेटेड होता है और वो कंटिन्यू रहता है उसी मैनर में। और आपने चाहे वो स्टिमुलस हटा भी दिया हो कि भी आप और डिवाइड नहीं करना, फिर भी वो इट विल अंडरगो डिवीजन। तो व्हाई इज इट अकरिंग? व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूप्लाज्म? देयर 4 डिस्टिंक्ट सेलुलर फंक्शंस जो कि इनअप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड होते हैं। अब ये न्यूप्लाज्म में 4 डिस्टिंक्ट सेलुलर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? पहला, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनएफेक्टिव हो जाता है जो कि नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन में होता है, जिससे कि डिस्टॉर्टेड हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस। वो जो निर्देश बनता है कि भी कौन सी सेल, स्टेम सेल कौन सी सेल में रूपांतरित होगी, दैट हैज़ बीन टोटली डिसरप्टेड। उसके बाद में जो सेल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डिफ्रेंसिएशन में, या फिर उसमें से एबनॉर्मल सेल टाइप्स बन जाएंगी। वो स्किन सेल नहीं बनेगी, आई सेल नहीं बनेगी, वो वहीं रुक जाएगी जो एबनॉर्मल सेल टाइप में बन जाएगी। या फिर तीसरा हो सकता है कि वो डीस्टेबलाइजेशन हो जाए, क्रोमोसोमल और जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स का। और फाइनली इन सब के बाद में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ रेगुलेटेड सेल डेथ इज अफेक्टेड। हाउ इन ए नॉर्मल सेल साइकिल एक सेल की डेथ होती है वो भी पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये जितने भी क्राइटेरिया हैं, जो 4 डिस्टिंक्ट सेलुलर फंक्शंस के जो क्राइटेरिया हैं, उससे क्या रिजल्ट होगा? एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन। क्योंकि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इट हैज़ बीन डिस्टॉर्टेड, you are having inappropriate abnormal cell types, you are having destabilization of your genetic material, finally you are having unregulated cell death. एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन से क्या होगा? एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन से डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन कैंसरस सेल्स। एबनॉर्मल में नॉन कैंसरस सेल्स भी हाइपरप्लेसिया से हो सकते हैं, जिसमें कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो सकता है, जिससे कि बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली नॉर्मल सेल्स बन जाती हैं। कई बार कैंसरस जो सेल होती हैं उसमें फॉर्मेशन ट्यूमर्स भी हो सकता है जो कि एक ही जगह रह सकता है, इट कैन मूव ऑन, दैट इज बेनिग्न या मैलिग्नेंट। प्रोसेस ऑफ एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन जो है वो स्टिमुलेटेड होता है जेनेटिक ऑल्टरेशन से या अलग अलग कारकों से, जैसे कि आपको पता है म्यूटेशन दे आर कॉज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, आइदर यू कैन हैव केमिकल फैक्टर्स, आइदर यू कैन हैव फिजिकल फैक्टर्स एंड सो ऑन। सो वो सारे के सारे फैक्टर्स, environmental factors, they are affecting your cell proliferation process. I hope you are able to understand the cell proliferation introduction in a very simplified way. Thanks for watching the video.